गुड इवनिंग एवरीवन। कल एग्ज़ाम है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं हमेशा से बताती हूँ कि एचएएस एग्ज़ाम की जो भी मैंने तैयारी करी है, सॉरी बच्चे दिवाली पहले ही मना रहे हैं, तो एचएएस एग्ज़ाम की मैंने जो भी तैयारी करी है, मैंने 1-2 साल 2 बार अटेम्प्ट किया। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 कॉपीज थी। एक ये जिसमें सब कुछ था, ज्योग्राफी भी था और ऑथर्स थे, पेंटर्स थे, और दूसरी एक ये प्योरली हिमाचल हिस्ट्री की कॉपी है। इसकी हालत भी देख लो कैसी सी, मतलब इसकी हालत हो चुकी है, क्योंकि मैंने 2 बार एग्जाम क्लियर किया है, तो नेचुरली है। मैं इसीलिए बोलती हूँ दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, थैंक यू अभिनव, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स। मुझे इन 2 कॉपीज ने इतना ज्यादा, आप कह सकते हैं, सशक्त बनाया है कि मेरे नोट्स कभी मुझे इन दोनों से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, कभी भी नहीं पड़ी मुझे पढ़ने की कि मैं कोई और किताब उठा लूं। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना मेंस लिखा था, उससे पहले ही प्रीलिम्स तक मेरे ये दोनों कॉपीज थी, और आज भी हिमाचल के लिए ये दोनों ही कॉपियां हैं। और जब मैंने दूसरी बार मेंस लिखा था, तो उसमें मुझे प्रीलिम्स की तैयारी कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं रही। क्यों? क्योंकि मेरे नोट्स तैयार थे। दिस इज द वैल्यू ऑफ नोट्स, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स। तो आज जिन भी बच्चों को कल एग्जाम है, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि देखो एग्जाम भी एक फेस्टिवल की तरह ही होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, आपकी लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है। तो थैंक यू सो मच अभय। तो आज तो हम तैयार भी नहीं हुए, बस फटाफट आ गए क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। कोई कह रहा है कि मैम आपकी पीडीएफ को हम बना सकते हैं नोट्स। हाँ डेफिनेटली सविता, वी कैन डू दिस। बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मुझे भी कोई मिल जाएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ये नोटबुक शेयर कर सकते हैं। अगर इसकी प्रॉपरली मुझे कोई बच्चा मिल जाए या मुझे टीम ऐसी मिल जाए, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं ना, एक नोट्स बना सकते हैं सभी बच्चों के लिए, हिमाचल के सभी बच्चों के लिए, वो भी मुफ्त में बनाएंगे और सभी को हम बांटेंगे ये चीज़ कि आप लोग भी यहीं से तैयारी करो, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, आप लोगों ने जो एग्जाम देने कल जा रहे हैं, मैं ये आशा करती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने बेसिक अपनी चीजें कवर कर ली हैं। हिमाचल का अगर मैं एक फटाफट आप लोगों के साथ करती हूँ मैं, ठीक है, फटाफट रिविजन सा कर लेते हैं। तो सुनते रहो प्लीज, अब है ना, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी ले लूंगी, तो प्लीज आप फटाफट टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। एक जो क्वेश्चन इसमें बार बार पूछा जाता है कि भाई प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी जो हिमाचल प्रदेश ने 26 जनवरी 1948 को, वो किसके अंडर बनाई थी? तो उसमें जो जवाब आता है वो आता है शिवानंद रामोल के अंडर बनाई थी, जो प्रोविजनल इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी 26 जनवरी 1948 को। ठीक है, तो ये आपका पहला एक मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि हिमाचल हिल स्टेट रियासत काउंसिल जो है, यानी हिमालयन हिल स्टेट रियासत रीजनल काउंसिल जो बनी थी 1946 में, वो किसके अंतर्गत बनी थी? तो याद रखना उसके प्रेसिडेंट थे स्वामी पूर्णानंद। ये सेकंड पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। तीसरा इसमें ये भी बोलते हैं कि भाई 26 जनवरी 1948 को जो आपका सोलन का दरबार हॉल लगा था, तो वहां पे कितने प्रिंसली स्टेट्स ने पार्ट लिया था? हम सब जानते हैं, वहां 30 प्रिंसली स्टेट्स ने पार्ट लिया था। 26 हिमालयन थी, 4 उसमें पंजाब हिल्स थी। 4 पंजाब हिल्स कौन सी थी? तो वो थी आपकी, उसका फॉर्मूला है CMSS। CMSS का मतलब है चंबा, महासू, सिरमौर, और आपका आ गया ये शिमला वाला पोर्शन आ गया। तो चंबा, महासू, शिमला और सिरमौर, CMSS जिसे पंजाब हिल्स कहा जाता है, ये 4 है। एक इसमें और पूछा जाता है कि ये जो सोलन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो सोलन दरबार हॉल लगा था, उसका चेयरपर्सन कौन था? तो उसका चेयरपर्सन थे राजा दुर्गा सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो आगे क्वेश्चन आता है कि जो आपका हिमालयन रियासत प्रजामंडल था, उसको किसने बनाया था? तो रियासत प्रजामंडल के जो हेड थे उनका नाम था पद्मदेव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शख्सियत है हिमाचल प्रदेश से, इसको याद रखना। अच्छा, एक और, बिलासपुर के ऐसे कौन से राजा थे जो ज्वाइन नहीं करना चाहते थे ये सभी की सभी चीजों को? तो उनका नाम था आनंद चंद। आप सब जानते हैं आनंद चंद बहुत फेमस राजा थे बिलासपुर के, और वो ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। ठीक है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में आता है। तो ये मैं आपको लेके चलती हूँ फटाफट। पहले जो हमारे चीफ कमिश्नर रहे वो कौन रहे? सभी को पता है, फर्स्ट चीफ कमिश्नर वॉज NC मेहता, याद रखना। दूसरा डेप्यूटी कौन थे? EP मून।
थर्ड कौन थे? भगवान सहानी, सबसे सहाई। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एनसी मेहता ही है, वो हमारे पहले चीफ कमिश्नर थे। प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। दूसरा सुनो, दूसरा सुनो, हमारे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो हमारे जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे 1951 से लेके 1956 तक, और उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह हमारे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, प्लीज इसको याद रखना। जब हमें स्टेटहुड मिला तो उस समय हमारे पहले गवर्नर कौन थे? 1971 में जब स्टेटहुड मिला तो उस समय हमारे जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था एस चक्रवर्ती। और इसको याद रखना, फीमेल गवर्नर हमारी शीला कौल। फर्स्ट राज्यसभा वुमन जो हमारी थी वो थी चंद्रेश कुमारी, और फर्स्ट लोकसभा वुमेन जो थी हमारी वो थी राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। ओके, आगे सुनो, ये थोड़ा थोड़ा सा हमने फटाफट कर लिया इसको। आगे जो एक आता है वो आता है डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन। और कोई मुझसे पूछ रहा है मैम आपके नोट्स का सोर्स? मेरे नोट्स का सोर्स मतलब 10 चीजें होंगी, क्योंकि नेचुरली है, मैं जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करती थी ना, किसी भी टेस्ट का, किसी भी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन सॉल्व करती थी, जो मुझे नहीं आता था, कांगड़ा का नहीं आता था, मैं कांगड़ा के नोट्स में जाके लिख देती थी। तो ऐसा मेरा अपना दावा है, ऐसा मेरा मानना है कि मेरे नोट्स में से बाहर हिमाचल की हिस्ट्री नहीं पूछी जा सकती। मतलब इस बात की मैं श्योरिटी देती हूँ कि जितना मैंने अभी तक पढ़ा है या क्लियर तो हो जाएगा। अब मेरी बात फटाफट सुनो। डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन में मैंने शुरू में कहा था 4 प्रिंसली स्टेट्स थी, फॉर्मूला था CMSS। तो वो कौन कौन सी आ जाती है आपकी? चंबा, महासू, सिरमौर और शिमला, ये 4 है। उस समय एरिया था आपका 27,169 किलोमीटर। फिर उसके बाद 1954 में बिलासपुर जुड़ी आनंद चंद के समय, ठीक है। फिर उसके बाद किन्नौर जुड़ा, और उसके बाद 6+4 ये हो गई 10 डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद आप लोगों को पता है कि जब 1972 में कांगड़ा की बाइफर्केशन हुई या रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वहां से हमीरपुर और ऊना भी आया है। और अल्टीमेटली हमारा जो एरिया है, जो प्रेजेंट एरिया है आपका 55673 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से वो आपका बन गया। बस इसको याद रखना इतना सा, ठीक है। और इसमें से कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, फटाफट ये कर लेते हैं। ये बताएं सबसे बड़ा एरिया कौन सा है हिमाचल में? तो लाहौल सबसे बड़ा एरिया है, और 25% ऑफ एचपी। देखो कई बार क्वेश्चन मैंने एचपी में ऐसे भी देखे हैं कि लाहौल जो है वो कितना प्रतिशत एरिया फॉर्म करता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसमें नहीं आएंगे तो एनटी में आएगा। 25% जो है, कोई बात नहीं प्रियंका, मैं इसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में जाना, वहां पे मैं आपको टेलीग्राम का लिंक करती हूँ, उसको कर लेना। 25% होगा, बस इसको इतना याद रखो। हमीरपुर सबसे छोटा है, हमीरपुर कितना परसेंट है? 2.01% है आपका हमीरपुर, ये हो गया। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा हमारा कांगड़ा है, 15 लाख की पॉपुलेशन है, 15 असेंबली सीट्स हैं। और आपका पॉपुलेशन वाइज सबसे डेंस कांगड़ा है, फिर आ जाता है आपका मंडी, फिर आ जाता है आपका शिमला। सबसे कम किस में होगा? लाहौल स्पीति में होगा। लाहौल स्पीति में लगभग 2011 की जनगणना है, तो 31,000 यहाँ पे जो थे लोग थे, याद रखना। सेक्स के बारे में बात करें तो हमीरपुर का हमेशा जो है वो अबव 1000 रहता है, 1096 जो है अपॉन 1000। और उसके बाद मंडी का और किन्नौर का सबसे कम है, 818 सबसे कम है, ठीक है। लिटरेसी रेट के बारे में बात करूंगी, हमीरपुर का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है 89.01%। चंबा का लिटरेसी रेट सबसे कम है 73%। डेटा याद रखने की कोशिश करो थोड़ा रफली। ग्रोथ रेट भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता है ऊना का सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है, 16% ग्रोथ रेट है ऊना का। और लाहौल स्पीति का सबसे कम है। लाहौल स्पीति का इनफैक्ट ग्रोथ रेट माइनस में है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, -5010%। चाइल्ड सेक्स रेशो के बारे में बात करूं तो लाहौल स्पीति का सबसे बढ़िया चाइल्ड सेक्स रेशो है, और ये है 1013 यानी 1013 यहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशो है। ऊना का सबसे कम है 870 है, ऊना का सबसे कम है। चलो आगे बात करते हैं, रिलीजन के बारे में बात करते हैं। हिंदू हिमाचल में 95% है, मुस्लिम 3% है, सिख 1.6% है, बुद्धिस्ट 1.15% है। मैक्सिमम हिंदू आपको कांगड़ा में मिलेंगे, मैक्सिमम मुस्लिम आपको बिलासपुर में मिलेंगे, मैक्सिमम सिख आपको ऊना में मिलेंगे, और बुद्धिस्ट आपको मैक्सिमम किन्नौर में मिलेंगे। ये डेटा हो गया। 2011 सेंसस के बारे में बात करते हैं। सुनते रहो जिसको आता है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो आप लोगों के साथ एज एन एल्डर सिस्टर जुड़ी हूँ। अगर मतलब मेरे फैमिली का कोई एग्जाम होता तो मैं उसको ऐसे ही पढ़ाती या ऐसे ही करती, तो प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। सुनो, एक जो है यहाँ पे पॉइंट अब सुनना जो इंपॉर्टेंट है 2011 सेंसस के हिसाब से, फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर दो चीजें हैं जो कंफ्यूज करती है बहुत सारे बच्चों को।
सुनो, फॉरेस्ट एरिया के बारे में बात करूं तो कितना है और परसेंटेज कितना है। हिमाचल का जो फॉरेस्ट एरिया है वो है, एग्जैक्ट पूछा जाता है ये, तो ये आ जाता है 37,033 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितना आ गया फॉरेस्ट एरिया? फॉरेस्ट एरिया आ गया आपका 37,033 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। अब ये 37,033 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आपका 66.5% आपका फॉरेस्ट एरिया है। तो कोई पूछेगा तो याद रखना कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो 37033 स्क्वायर किलोमीटर है, बिल्कुल योगिता। और ये कितना परसेंट है? 66.5%। 66.5% है फॉरेस्ट एरिया। समझ आ गया? अब अगर मैं बात करूं कि ट्री कवर कितना है हिमाचल प्रदेश में, तो ट्री कवर जो है वो आपका, जिसको तुम फॉरेस्ट कवर भी बोलते हो या ट्री कवर भी बोलते हो, वो आ जाता है आपका 26%, 26%, यानी कि 14,668 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 26%। तो फॉरेस्ट कवर कितना आ गया? फॉरेस्ट कवर आ गया आपका 26% और फॉरेस्ट एरिया आ गया आपका 66.5%। हिमाचल में सबसे ज्यादा ट्री कवर या फॉरेस्ट कवर कहीं है तो वो आपका चंबा में मैक्सिमम है और लाहौल स्पीति में सबसे कम है। ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। ठीक है, और इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, छोटे मोटे फैक्ट्स हैं कि इंडिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन है जो हिमाचल में रहती है, तो इंडिया की लगभग 0.57% पॉपुलेशन है जो हिमाचल में रहती है, ये याद रखना। यानी 0.5% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन हिमाचल प्रदेश, पहली बात। ठीक है, दूसरा, हिमाचल का हाइड्रो पावर पोटेंशियल कितना है? हाइड्रो पावर पोटेंशियल कितना है हिमाचल का? तो हिमाचल का हाइड्रो पावर पोटेंशियल मुझे अच्छे से याद है, एचएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश का जो हाइड्रो पोटेंशियल है वो है 27,436 मेगावाट। प्लीज याद रखो, 27,436 मेगावाट। हाँ योगी, तो ये भी ठीक है 27, पर कई बार क्या करते हैं कि बड़े ही क्लोज आपके ऑप्शंस मिल जाते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा याद रख लो, कोई इशू नहीं है। 27,436 मेगावाट आपका हाइड्रो पोटेंशियल है। ठीक है, एक इसमें किताब का नाम भी मैंने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश आर्ट बुक किसने लिखी है, तो हिमाचल प्रदेश आर्ट बुक जो लिखी है वो MS रंधावा ने लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और एक ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक HAS या नायब तहसीलदार में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसका एरिया कितना है, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था। हमारे यहाँ तीर्थन में लोकेटेड है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है उसका एरिया सुन लो, 765 स्क्वायर किलोमीटर, 765 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया। और अगर आप वैसे बात करेंगे, ये कब है? 1984 के दौरान ये बना हुआ है, 1984, 1984। 765 स्क्वायर किलोमीटर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का है, और वहां से तीर्थन नदी जो है वो साथ में उसके बहती है, इसको याद रखना। ठीक है, क्योंकि हिमाचल के अगर नेशनल पार्क की मैं बात कर लूं तो पहला आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क नंबर 1, दूसरा आपका जो आता है पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क आपका लाहौल स्पीति में है। ठीक है, लाहौल स्पीति में आपका और पिन वैली नेशनल पार्क। तीसरा अगर मैं बात करूं तो इंदर किला है। इंदर किला जो है 2010 में घोषित किया गया था नेशनल पार्क, ये भी आपका कुल्लू में है, और इसका जो है वो है 675 स्क्वायर किलोमीटर। तो उसका था 765 और इसका है 675 स्क्वायर किलोमीटर। और फिर उसके बाद है आपका खीर गंगा जो कि कुल्लू में है, और सिंबल बाड़ा जो कि सिरमौर में है। ये 5 आपके नेशनल पार्क मैंने बता दिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा और सिंबल बाड़ा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल में 32 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब इसको याद रखो। ठीक है, 32 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। मैं बताती हूँ एप्टीट्यूड का भी बताती हूँ सरोज, अटेम्प्ट कैसे करना है ताकि तुम लोग क्लियर कर जाओ उसको। आगे सुन लो। ठीक है, तो ठीक है ना, मैंने आपको बताया था फॉरेस्ट एरिया हिमाचल प्रदेश का 66.5 है, यानी 37033 स्क्वायर किलोमीटर है ना। और अगर हम फटाफट बात करें तो हिमाचल के सर के ऊपर जम्मू कश्मीर आता है, और हिमाचल के वेस्ट को पंजाब आता है, और हिमाचल के नीचे साउथ को हरियाणा आता है। हरियाणा जो है आपका वो हिमाचल के सिरमौर और सोलन दोनों से लगता है, पहली बात। उसके बाद अगर मैं बात करूं साउथ ईस्ट में हिमाचल के उत्तराखंड आता है, और फिर अगर मैं ऊपर के बारे में बात करूं, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करूं तो आपका तिब्बत आता है, और तिब्बत का जो एरिया है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ लगता है, इसको याद रख लेना प्लीज। ठीक है जी।
आगे मैं बात करती हूँ, हमेशा हमसे यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है कि हिमाचल के कितने हिस्से करते हैं। तो आप लोगों को हमेशा पता है कि हम बोलते हैं आउटर हिमालयस है, ग्रेट हिमालयस है, शिवालिक्स है ना। तो इसका फटाफट मैं आपको बता देती हूँ, शिवालिक के बारे में बता देती हूँ। देखो, शिवालिक को मानक पर्वत भी कहा जाता है। बहुत सारे पेपर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि शिवालिक को और क्या कहा जाता है, तो मानक पर्वत कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, तुमसे ये पूछा जाएगा शिवालिक कौन कौन से एरियाज में फैली हुई है, या हिमाचल के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में शिवालिक फैली हुई है। तो इसका जो मैंने फॉर्मूला खुद बनाया है, वो उसका फॉर्मूला है खूब MSS। खूब यानी हम बोलते हैं ना बहुत, खूब MSS। खूब MSS का फुल फॉर्म देखो क्या क्या हो गया इसमें, समझ गया। हाँ, तो देखो शिवालिक में कौन कौन सा एरिया आ गया, मैंने कहा खूब MSS, यानी के से आ जाता है आप लोगों का कांगड़ा, है ना, H का हमीरपुर, ऊना, फिर आपका बिलासपुर, मंडी, सिरमौर और सोलन। ये वाला जो एरिया आ जाता है वो आपका शिवालिक। शिवालिक का मतलब है नीचे वाला एरिया। तो खूब MSS ऐसे याद रखो, ये सारे के सारे जिलों में आपकी शिवालिक कवर हो जाती है, नहीं भूलोगे, ठीक है। तीसरा पूछते हैं शिवालिक की हाइट कितनी है, तो हम बोलेंगे 350 मीटर से लेके 1500। तो बस तुम रफली याद रख लो कि 350 से लेके 1500 मीटर जो है ना, 1500 मीटर तक शिवालिक आ जाती है। बारिश कितनी होती है, तो 150 से लेके 180 सेंटीमीटर तक बारिश यहाँ पे होती है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ गए, खूब MSS, जितने भी नीचे आ जाते हैं, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, सिरमौर, सोलन, ये सारा आपका शिवालिक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ बहुत सारे यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसको भी याद रखना। और सुनो, शिवालिक में कौन कौन सी वैलीज आती हैं, सुनते रहो। शिवालिक में आपकी पोंटा वैली आती है, नेचुरली है, सोलन सिरमौर वाला एरिया है। रेणुका इसमें आती है, जोगिंदर नगर भी शिवालिक है, जोगिंदर नगर आप लोग सब जानते हैं ना। और पछाड़ जो है वो भी शिवालिक है। बल वैली, एक क्वेश्चन हमेशा बार बार तुम NT में ले लो, सब इंस्पेक्टर में ले लो, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि भाई सबसे फर्टाइल वैली कौन सी है हिमाचल की, तो वो शिवालिक वैली है। और शिवालिक में बल वैली है जो आपकी सुंदरनगर की वैली है, उसको बोला जाता है द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल इज योर बल वैली, यानी कि जो कि सुंदरनगर को कहा जाता है। क्वेश्चन आता है और बहुत बार आया है, मैंने 4-5 बार यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ना। तो यहाँ पे ये आ गया आपका सारा का सारा। तो ये शिवालिक हमने कर ली। फटाफट, शिवालिक की हाईएस्ट पीक कौन सी है, शिवालिक की हाईएस्ट पीक आपकी शिला है, जिसकी हाइट है 7026। शिला इज 7026, 7026 इज बेसिकली शीला। अब ऐसे रख लो कि शीला जब जवान थी तो वो 26 साल की थी, और जब वो बुजुर्ग होगी तो वो 70 साल की हो गई, है ना। तो 26-70 यानी 70-26 जो है वो आपकी आ जाती है शिला। और वो हाईएस्ट पीक है आपकी जांस्कर की, यानी किन्नौर की। शिवालिक की बात चल रही है अभी। उसके बाद सबसे हाईएस्ट पास कौन सा है आपका, तो हाईएस्ट पास जो शिवालिक का है वो है परागला। परागला जिसको तुम बोलते हो, परागला की हाइट आ जाती है 5548 मीटर। सबसे बड़ा इरिगेशन का सोर्स कौन सा है, सबसे बड़ा इरिगेशन का सोर्स मैं बताती हूँ ममता, ये टॉपिक भी है, मैं बताती हूँ। सबसे बड़ा इरिगेशन का सोर्स आप सभी ने सुना है, शाह नहर है, शाह नहर जो कि कांगड़ा में है। सुनो, नेक्स्ट, मैंने कई बार पेपर्स में देखा है कि जो इरिगेशन शाह नहर है उसके बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है, उसका एरिया कितना है, कितने एरिया में वो आपकी फैली हुई है। तो मैं बता दूं, शाह नहर अगर किसी को पता है तो फटाफट लिखो। वैसे इसका आंसर है 15,287 हेक्टेयर। बहुत बार पेपरों में ये क्वेश्चन है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। शाह नहर प्रोजेक्ट पहली बात शिवालिक में आता है, दूसरी बात कांगड़ा में आता है, तीसरी बात इसका एरिया आ जाता है 15,287 हेक्टेयर, ये याद रखना था। और यहीं पे आपका सबसे हाईएस्ट पुल है हिमाचल का, एशिया का सबसे बड़ा पुल है, जिसका नाम है कंदरौर, जो कि आपका सतलुज नदी पे है, यानी बिलासपुर में है। बस मैंने आपको यही बताना था। कुछ फैक्ट्रीज आप सभी को पता है, राजबन फैक्ट्री जो है शिवालिक यानी सिरमौर में है। गग्गल में आप लोगों को पता है बरमाणा की फैक्ट्री आ गई, और ये गग्गल बिलासपुर वाला है, कांगड़ा वाला गग्गल नहीं है। राजबन सिरमौर, बिलासपुर में बरमाणा, दारला घाट जो कि सोलन में है, आप लोगों को पता है ACC की फैक्ट्री है। और अलसंडी इज इन मंडी, इसको याद रखना। तो अलसंडी जो है वहां पे भी सीमेंट की फैक्ट्री है, जो कि आपकी मंडी में है ना। तो ये हो गया आप लोगों का, ये था तुम्हारा शिवालिक। क्वेश्चन पक्का तुम्हें कल दिखेगा। अगली बात करते हैं इनर हिमालयाज की। इनर हिमालयाज का, जैसे शिवालिक का फॉर्मूला था खूब MSS, है ना, वैसे ही आपका इनर हिमालयाज का मतलब है कि
ये हो गया हिमाचल का निचला वाला पोर्शन। अब ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, तो इनर हिमालयाज में कौन कौन से एरियाज आ जाएंगे? इनर हिमालयाज में आपका ये सारा एरिया आ जाएगा, जैसे कि मंडी हो गया आपका, कुल्लू हो गया, है ना, किन्नौर का भी कुछ पोर्शन हो गया, देन उसका आप ऊपर चंबा आ जाओ तुम, है ना, ये सारा का सारा जो आपका इनर हिमालयाज का पार्ट आता है। और इनर हिमालयाज का वैसे फॉर्मूला तो मैंने इसमें बना रखा हुआ है, CKK, C के एम का सिंपल सा मतलब है ये जितना भी चंबा वाला एरिया आ जाता है, कुल्लू आ गया, किन्नौर वाला एरिया, मंडी वाला, ये बीच वाला पोर्शन जो है CKKM, ये इनर हिमालयाज है। थोड़ा इमेजिन भी करोगे तो याद रह जाएगा। यही इनर हिमालयाज में दो बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है जिसका नाम है धौलाधार और पीर पंजाल। तुम किसी भी पेपर में बैठना हिमाचल के, तुमको हमेशा वहां से दिखने को मिलेगा धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल, धौलाधार प्योरली आपकी हिमाचल में है, पीर पंजाल जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच में है, या बोलूं दोनों जगहों में है ये। तीसरी बात, इनर हिमालयस की हाइट क्या है, यानी CKKM की हाइट क्या है? CKKM की हाइट है 1500 से लेके 4500 मीटर। शिवालिक की हाइट कितनी थी आपकी? 350 से 1500 मीटर। और इनर हिमालयस की हाइट आपकी आ जाती है 1500 से लेके 4500 मीटर तक। इसको याद रखना, नेचुरली ऊपर की तरफ जा रहे हो तो हिमालयस की हाइट बढ़ेगी ना, ठीक है। धौलाधार और पीर पंजाल यहाँ है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि शिवालिक को मानक पर्वत कहा जाता है, वैसे ही धौलाधार को मौलक पर्वत कहा जाता है। मौलक, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मौलक पर्वत, ठीक है। मानक पर्वत शिवालिक और मौलक पर्वत धौलाधार, इसको याद रखना। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट धारें हैं जो आप लोगों को याद है, चाहे वो आपकी डागणी धार है, चाहे मणि महेश है, चाहे पांगी है, धौलाधार है, नेचुरली है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना CKKM यहाँ पे आती है, यानी चंबा, कुल्लू, किन्नौर, मंडी, कुछ पोर्शन आपका थोड़ा नीचे का भी आ जाता है, बट इंपॉर्टेंट है CKKM। चंबा में आप सबको पता है चंबा का जो आपका एरिया है वो डलहौजी आ जाता है उसमें, है ना। फिर कुल्लू वैली का भी हिस्सा इनर हिमालयाज में है, कांगड़ा का भी हिस्सा है, मंडी का भी हिस्सा है इसमें, रेणुका, छछियोट, करसोग, ये सारा पोर्शन इसी में आता है। एक क्वेश्चन जो बहुत बार आया है कि भाई जो धौलाधार है वो खुद को पीर पंजाल पे कहाँ इंपोज करती है। ये क्वेश्चन आई थिंक 2 साल पहले HS में आया है कि कौन से रीजन पे धौलाधार जो है वो खुद को पीर पंजाल पे इंपोज करती है। मतलब अगर ये पीर पंजाल है और धौलाधार आ रही है तो वो कौन से एरिया पे उसको खुद को इंपोज करती है? तो ये धौलाधार है, ये पीर पंजाल है, बिल्कुल सही है। इसका जवाब है बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल पोर्शन पे धौलाधार और पीर पंजाल खुद को एक आपस में इंपोज करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक धौलाधार जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ एंटर करती है? धौलाधार जो है वो हिमाचल प्रदेश में खेरी नाम की जगह है, खेरी, वहां पे एंटर करती है। और रावी नदी जो है वो खेरी से बाहर निकल जाती है। तो ये था आपका मिडिल हिमालय, या बोलो सॉरी इनर हिमालय जिसको तुम बोलते हो। उसके बाद तुम्हारे आ जाते हैं ग्रेट हिमालय जो सबसे ऊपर है, मतलब चंबा का भी पोर्शन से ऊपर चले गए बिल्कुल तुम्हारे। तो जो ग्रेट हिमालयाज है ना, इसमें 3 आएंगे। कौन कौन से आएंगे? चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर, CLK। हिमाचल का मैप देखोगे सबसे ऊपर जो एरिया है ये चंबा आ गया, ये लाहौल स्पीति आ गया, ये किन्नौर आ गया। तो जो क्राउन है ना, क्राउन है जो हिमाचल का, जो एक बर्फ की ढकी हुई क्राउन है, उसे कहा जाता है ग्रेट हिमालयाज, CLK। देखो शिवालिक का क्या था? खूब MSS, नीचे की वाली रेंज। इनर हिमालयाज का क्या आ गया आपका? CKKM, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा क्या आ गया? ग्रेट हिमालय जो सबसे ऊपर है, क्राउन है, इसमें 3 ही है, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर, ठीक है। ये हो गया। इसमें एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना, तुम सबको पता है, जो एक डायरेक्शन है ना वो है काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल। हमेशा ये एक सीक्वेंस भी याद रखते हैं हम, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और सबसे नीचे पीर पंजाल। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि काराकोरम जो है ऑफ कोर्स वो आपकी जम्मू कश्मीर में आ गई और इसकी सबसे हाईएस्ट K2 है। लद्दाख में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कौन सी आ जाती है? तो राकापोशी नाम की पीक है, सबसे हाईएस्ट यहाँ आ जाती है ना। तो ग्रेट हिमालयाज की क्या हाइट आ जाती है? 6000 मीटर आती है, 6000 मीटर आ जाती है आपकी ग्रेट हिमालयाज की हाइट आ जाती है। और नेचुरली है, रेनफॉल तो यहाँ सबसे कम होगी।
चंबा में यहाँ पे कुगती पास है, सबको पता है। लाहौल में आपका हामटा पास है, चंद्रखानी पास है। किन्नौर का पोर्शन आ जाता है बिकॉज फॉर्मूला फॉर ग्रेट हिमालयाज इज CLK, है ना। किन्नौर में देखो आपका सच पास है, छीनी पास, चीनी, छोबिया, जितने भी ऐसे नाम है वो सब आपके किन्नौर में है ना। रोहतांग पता है आपको, रोहतांग आपका कुल्लू और लाहौल स्पीति वाला है। कुंजुम है, बारालच्छा, ये सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पासेस हैं वो सारा के सारे आपके ग्रेट हिमालयाज में आ गया, ठीक है। शिमला जो है ना हिमांशु, वो आपका इनर हिमालयस के पार्ट में आएगा, जो ग्रेट में नहीं आ रहा या शिवालिक में नहीं आ रहा, नेचुरली वो बीच में बचा हुआ शिमला, शिमला का पोर्शन और कुछ सिरमौर का पोर्शन भी आपका इनर हिमालयस में आ जाता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को करवाना था। एक रिवर्स का PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, रिवर का देख लेना, बड़ा सटीक है और टू द पॉइंट है। मैं ज्यादा लिखती भी नहीं हूँ, पर जो लिखती हूँ वो फिर मैं ठीक से लिखती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है कि टोन नदी का स्थान कौन सा है आने का, फिर जाने का कौन सा है, उससे कौन सी नदी कहाँ से मिल रही है, क्या हो रहा है, तो ये टू द पॉइंट है। और रिवर के नोट्स जो है वो मैंने आप लोगों को उसमें टेलीग्राम ग्रुप में डाले हुए हैं, उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। एक जैसे यहाँ लेक्स का भी मैंने डाला हुआ है उसमें, तो एक फटाफट डिस्कस कर लेते हैं लेक्स का। सुनो, लेक्स का इसमें लिखा है कि एक तो इसमें ये पूछेंगे, हाँ, किस लेक को शाइनिंग टर्कोइस ऑन द क्लॉथ ऑफ ग्रीन बेज कहा गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है भाई कि कौन सी लेक को शाइनिंग टर्कोइस, टर्कोइस एक कलर होता है, बेहद सुंदर कलर होता है। शाइनिंग टर्कोइस ऑन, मैं कर दूंगी, पिन कर दूंगी, शाइनिंग टर्कोइस ऑन द क्लॉथ ऑफ ग्रीन बेज किस नदी को कहा जाता है, किस लेक को कहा जाता है। तो ये उस लेक को कहा जाता है, जब मैं पिछले महीने गई थी, इस लेक का नाम है चंद्रताल। चंद्रताल का जो रंग आता है वो टर्कोइस कलर का आता है, सी ग्रीन ब्लूइश कलर के बीच का एक रंग होता है। तो टर्कोइस वाली स्टेटमेंट कभी आएगी तो वो चंद्रताल के लिए टिक मार देना। दूसरा सुनो, दूसरा इसमें ये भी पूछा जाता है, ग्रुप ऑफ 7 लेक किसको बोलते हैं। ग्रुप ऑफ 7 लेक जो है वो लामाडल लेक को बोलते हैं। लामाडल लेक आपकी चंबा में है 12,000 फीट पे, इसको याद रख लेना। ग्रुप ऑफ 7 लेक्स, लामाडल लेक। चंद्रताल का मैंने आपको बता दिया, चंद्रताल जो है वो 14,000 फीट पे है, इसको भी याद रखो, है ना। एक ये था। तीसरा एक इसमें ये भी पूछते हैं कि भाई ऐसी कौन सी लेक है जहाँ पे पद्म संभव के फुटप्रिंट पाए गए हैं। तो पद्म संभवा के जो एक आपके गुरु थे, बहुत इंपॉर्टेंट गुरु थे तिब्बतन कल्चर में, तो पद्म संभवा के जो फुटप्रिंट पाए गए हैं उसका जवाब है नाको लेक, नहीं नाको लेक। नाको लेक जो कि किन्नौर की एकमात्र लेक है और वहां पे पद्म संभवा के फुटप्रिंट पाए गए हैं, उसको याद रखना, ठीक है ना। पद्म संभवा के फुटप्रिंट बोला मैंने, कुछ और नहीं बोला है, अच्छे से सुनो। बुढ़िल आप सभी को पता है रावी की ट्रिब्यूटरी है। खजियार लेक के बारे में ये पूछा जाता है भाई खजियार लेक को मिनी स्विट्जरलैंड किसने कहा था, तो विली ब्लेजर ने कहा था। विली ब्लेजर नाम के शख्स ने कहा था जब वो खजियार लेक पहुंचे थे। विली ब्लेजर, ऐसे याद रखो कि वो ब्लेजर पहन के, क्योंकि ठंड होती है खजियार में भी, तो खजियार को उन्होंने कहा कि ओ माय गॉड दिस इज मिनी स्विट्जरलैंड, तो विली ब्लेजर ने कहा था, ठीक है। ठीक है, ग्लेशियर में सुन लो। ग्लेशियर में फटाफट इसमें ये है कि सबसे ज्यादा ग्लेशियर कौन सी नदी पे है, तो सबसे ज्यादा ग्लेशियर आपके सतलुज में है, फिर चेनाब में है और फिर ब्यास में है मैक्सिमम ग्लेशियर। और सभी को पता है कि लाहौल स्पीति में आपके बड़ा शिगरी ग्लेशियर है ना। और बड़ा शिगरी ग्लेशियर सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है। चंद्रा वैली यहाँ पे है, चेनाब यहाँ पे बहती है। और लेडी ऑफ किलोंग किसे कहा जाता है, तो लेडी ऑफ किलोंग जो है वो भी एक ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति में है। और लेडी ऑफ किलोंग जो है उनका नाम लिखा है मैंने यहाँ पे एलिशिंगडे। तो एलिशिंगडे जो है, एलिशिंगडे, हाँ राजीव ठीक याद रखा है, एशनेट जो भी याद रखना है। तो एलिशिंगडे जो है वो लेडी ऑफ किलोंग एक ग्लेशियर है लाहौल स्पीति में। मैयार ग्लेशियर है वो भी लाहौल स्पीति में है, और मैं बता दूं ये सबसे लॉन्गेस्ट है लाहौल स्पीति में, मैयार ग्लेशियर। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मुझे लगा, भागा ग्लेशियर जो है वो लाहौल में है। गेफांग ग्लेशियर जो है वो आपका गेफांग पीक भी है। और एक क्वेश्चन आया हुआ है,
कि वो कौन सी पीक है जो कि मैटरहॉर्न पीक से मिलती है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन ये आया है कि ऐसा कौन सी पीक है, ऐसा कौन सा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में विच रिजेंबल्स द मैटरहॉर्न स्विट्जरलैंड। जो मैटरहॉर्न है वो आपकी एक पीक है स्विट्जरलैंड की, और इसका जवाब है गेफांग। गेफांग है इसका जवाब, ठीक है, इसको याद रखना। कोई बच्चे कह रहे हैं कि मेरा ऑडियो और वीडियो नहीं आ रहा है। एम आई ऑडिबल एंड एम आई विजिबल? एम आई ऑडिबल, विजिबल? प्लीज समवन रिप्लाई। ऑल ओके ना? ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो, आगे इसमें एक मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा, वैलीज देख लेना। जो मैंने बताया बल वैली जो है वो आपकी सुंदरनगर की सबसे, मतलब सुंदरनगर में सबसे फर्टाइल वैली है, और बल वैली जो है वो शिमला और शिवालिक के बीच में पड़ती है, बल वैली, है ना, यानी जो आपका सुंदरनगर वाला एरिया है। बाकी कांगड़ा का सारा पोर्शन धौलाधार और शिवालिक के बीच में पड़ता है, ये भी पता होना चाहिए। क्यारदादुन वैली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यारदादुन वैली जो है आपकी वो कहाँ आ गई? क्यारदादुन वैली बेसिकली पोंटा वैली है, जो आपकी सिरमौर वाली वैली है। पोंटा और देहरादून के बीच में यहाँ पे यमुना बहती है, और इंपॉर्टेंट है ये भी ना, क्यारदादुन वैली आपकी पोंटा वाली वैली है। बाकी माउंटेन पासेस हैं इसमें, तो माउंटेन पासेस का मैंने एक डायग्राम यूट्यूब पे, मतलब अपने चैनल पे बनाया हुआ, उसको देखो जाके, और उसमें देखो चंबा और कांगड़ा के बीच कौन सा पास है। जैसे फटाफट बता देती हूँ मैं। देखो चंबा के इंपॉर्टेंट पासेस कौन सा है? चंबा और भटियाट के बीच में है बसोडन पास, चंबा और जम्मू कश्मीर के बीच में है पादरी पास, और चंबा और पांगी के बीच में दो पासेस हैं। कौन कौन से? सच पास और द्राटी पास। तो सच और द्राटी चंबा और पांगी के बीच में है। चंबा और कांगड़ा में जितनी भी जोतें हैं, जैसे कि तोरी, वारू, तलांग, भीम घसूत्री, चौरी, जलसू, ये सारी की सारी चंबा कांगड़ा के बीच में है। भरमौर और कांगड़ा के बीच में सिंघोड़, इंद्रहार और निखोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंबा और लोहल के बीच में कौन सा है? तो चंबा और लोहल के बीच में आपका है कलीचो, कुगती, शिफ्टिंग पास, ये सारे उसमें है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कराया हुआ है, इसको पढ़ लेना प्लीज, उसको देख लेना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आते भी हैं। किन्नौर और गढ़वाल के बीच में शिंका पास, बुरुआ, रुपिन, नागांव, कामीलागा, ये सारे के सारे किन्नौर और गढ़वाल के बीच में, ठीक है। और आई थिंक मैंने इसके नोट्स भी डाले हुए हैं पासेस के ना, तो इसको देख लेना उस पर जरा ग्रुप पे। चलो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट फटाफट कर लेते हैं। थैंक यू अभिनव। सुनो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सर्वे और बजट में इस बार आया हुआ है उसको हमेशा हमेशा याद रखना कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे किन्नौर के बारे में बात करूं, किन्नौर में सभी को पता है संजय विद्युत प्रोग्राम बोल रही हूँ, संजय विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बहुत फेमस है, ये है। बास्पा कहाँ है? बास्पा भी आपका किन्नौर में है। नाथपा कहाँ है? नाथपा झाकड़ी भी आपका किन्नौर में है। नाथपा झाकड़ी जो है वो आपका 1500 है, ठीक है, 1500 मेगावाट का है। खाब, वो मैंने इसको कैसे याद रखा था कि खाब देखे झूठे मूठे किन्नौर में, तो ऐसे याद रखना पड़ता है कि खाब कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो खाब देखे झूठे मूठे किन्नौर में, तो खाब जो है वो आपका उसका है 10-20, तो ऐसे याद रखोगे, खाब देखे झूठे मूठे 10-20 किन्नौर में, तो कुछ ऐसा सा याद रख लो। तो जो खाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो आपका किन्नौर में है। करछम सबको पता है कि वो प्राइवेट है और वो किन्नौर में है। जांगी, चांगो, रुकटी, शोंगटंग, करचम, ये सारे के सारे किन्नौर में है आपकी, ठीक है। लाहौल स्पीति में हिमाचल का सबसे छोटा, आप बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट मेगावाट का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसका नाम है रोंगटोंग। ये भी पूछा जाता है कि रोंगटोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, तो रोंगटोंग आपका लाहौल स्पीति में है। थिरोट भी आपका चिनाब नदी पे है लाहौल स्पीति में। कुल्लू में कौन सा आ गया? कुल्लू में ब्यास नदी पे है सेंज, लारजी, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रोंगटोंग जो है वो आपका 2 मेगावाट का है, सबसे छोटी कैपेसिटी का है ये। चंबा के इंपॉर्टेंट है, चंबा में है हिब्रा 260, चमेरा, ठीक है, जो कि आपका रावी पे है। इसके दो प्रोजेक्ट्स है, एक 300 का है, एक 540 मेगावाट का है। बेरास्योल न्यूज में भी था, पिछले साल सर्वे में भी था, रावी नदी पे है, 198 मेगावाट है बेरास्योल। होली प्रोजेक्ट भी आपका चंबा में है, रावी नदी पे है, 3 सालों की होली यानी 3 मेगावाट।
2 रोंगटोंग लाहौल स्पीति, 3 होली चंबा। सेली और रावली जो है ये दोनों के दोनों आपके चंबा में है, इसको याद रखना। तो कौन कौन से हो गए, हिब्रा 260, चमेरा 300 और 540, ये हम लोगों ने चंबा में देखा है। बेरास्योल 198 मेगावाट, होली 3 साल की होली यानी 3। कांगड़ा में बहुत फेमस है गज और बनेर, गज और बनेर ये सारे के सारे आपके ब्यास पे है, इसको याद रखना, ठीक है। तो मंडी में कौन कौन सी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ गए, शानन जो कि बहुत फेमस है। शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो उल नदी पे है, और जो उल नदी है वो ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। शानन जो है वो 110 मेगावाट का है और ये जोगिंदर नगर में है। ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 110 बार शनन, इसको बोलते हैं 110 बार आप शनन कीजिए। शनन का मतलब आप कुछ भी मान लो कि आप सलाम कीजिए या नमस्ते कीजिए। सो 110 बार शनन है आपको, तो वो है जोगिंदर नगर में, ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है हिमाचल का। बस्सी जो है वो भी मंडी में है, ब्यास में। उहल ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, मंडी में। और थाना प्लाऊ जो पावर प्रोजेक्ट है वो भी मंडी में। पार्वती जो है वो कुल्लू में है, पूजा। और जितना मुझे याद है इसका 2500 के आसपास मेगावाट था, बिकॉज पार्वती प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो थाना प्लाऊ जो है वो मंडी में है, ठीक है जी। बिलासपुर में कोल डैम और भाखड़ा सबको पता है। कोल डैम 800 मेगावाट, कोल डैम हमने रशिया की मदद से बनाया था। और भाखड़ा का सबको पता है 1380 और 1500। हाँ ममता बिल्कुल सही बोला, 2051 वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट मेगावाट का अगर कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है तो उसका नाम है आपका पार्वती। और ये है 2051 कुल्लू में है ये, ठीक है। जहां मैं हूं अब ऐसे याद रख लो कि मैं कहाँ हूं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नाथपा जाखड़ी में बोला है हिमाचल प्रदेश का कितना शेयर है। नाथपा जाखड़ी में हिमाचल प्रदेश का 25% शेयर है, इसको भी याद रखना है ना। और रशिया की मदद से हमने कोल डैम बनाया था, 800 मेगावाट का था। हाँ ये लिखा है मैंने, पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मैक्सिमम कैपेसिटी का हाइडल प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का। और बिल्कुल सही पकड़े आप लोग, 2051 यानी 2051 मेगावाट का प्रोजेक्ट है ये। मलाना वाला सबको पता है, मलाना यानी कुल्लू में है ना, 86 का। बास्पा 300, गिरी 60, तो मैं ऐसे बोलती थी 60 बार गिरी, तो 60 बार गिरी। और जो बेराड्योल था आपका वो मैंने बताया था 198। गिरी कैसे बोलेंगे, 60 बार गिरी है ना, 60, ठीक है। ऋतु अब आप लोगों को टीम बनानी पड़ेगी और इस नोट्स को आप लोग अच्छे से एक नोट्स का वो तैयार करो, थोड़ी सी मेहनत करो आप लोग। मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट दूंगी इसमें। और फिर हम इसका एक हैंड रिटन नोट्स का एक निकालेंगे जो हिमाचल में हम सभी बच्चों को जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको हम देंगे, फ्री में देंगे। और है ना, ये भी अच्छा रहेगा। नेशनल पार्क्स में मैं आ गई, इसमें तो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा। आप लोगों को मैंने पेंटिंग करवानी है ना, एक ना ये भी है इसमें, देखो ताल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1927 में हुई थी ताल कॉन्फ्रेंस, है ना। ये भी आपके रिवोल्ट्स वगैरह हैं कि हिमाचल में क्या क्या हुआ था और किस किस तरह से रिवोल्ट्स हुए थे। जैसे कि रामपुर बुशहर में पद्म देव थे, और है ना। और जैसे कि धामी ट्रेजेडी कब हुई है, धामी ट्रेजेडी जो है वो 1939 में हुई है धामी ट्रेजेडी। और किस किस के बीच में हुई है, तो सीताराम वर्सेस धामी का जो राजा था वहां पे राणा दिलीप, उनके बीच हुई है। फिर उसके बाद एक इसमें सुकेत भी है, सुकेत सत्याग्रह देखो एक 1947 में भी हुआ है जहाँ पे सत्यदेव बुशहरी थे और लक्ष्मण सेन के बीच हुआ है। मंडी कॉन्स्पिरेसी जो है आपकी वो 1914 की हुई है ना। फिर उसके बाद मंडी कॉन्स्पिरेसी के बाद, मंडी कॉन्स्पिरेसी में कुछ लीडर्स का नाम आता है, जैसे शोभा राम है, मियाँ जवाहर है, रानी खैरगढ़ी है, ये तीनों के तीनों बेसिकली अरेस्ट भी हो गए थे ये लोग, है ना। तो शोभा सिंह बड़ा इंपॉर्टेंट है, मंडी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। और हाँ क्यों नहीं, हिंदी मीडियम देखो मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो तो हिंदी में इजीली ट्रांसलेट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। बिलासपुर में देखो आप लोग सभी को पता है कि यहाँ पे जुग्गा आंदोलन हुआ था, तो जुग्गा आंदोलन हुआ था। फिर यहाँ पे हिमालयन रियासत प्रजामंडल 1938 की, मैंने पहले भी बताया था, पद्म देव यहाँ पे सेक्रेटरी बने थे। ताल कॉन्फ्रेंस 1927, 1926 में आपका ठ्योग मूवमेंट हुआ था, जिसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो सीएम बने थे यहाँ पे ठ्योग के पहले, वो उनका नाम था वैद्य सूरत प्रकाश, है ना। तो ये सब इसका पार्ट है। ये आप लोगों को नोट्स प्रीलिम्स में भी काम आएंगे, नायब तहसीलदार में काम आएंगे, सब इंस्पेक्टर में
हिमाचल का कोई भी जो एग्जाम है जहाँ पे हिमाचल का पोर्शन इंपॉर्टेंट है उसके लिए नोट सफिशिएंट है ये, मतलब गुरखा हिल्स, ब्रिटिश हिल्स। चलो इसमें आ जाओ, सोशल कस्टम्स में आ जाओ, जो मैं करवाना चाहती थी आप लोगों को, डांसेस वगैरह है ना, डांसेस वगैरह है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। सोशल कस्टम्स में आ जाओ, यहाँ पे डांसेस वगैरह में देखो, चंबा के डांस के बारे में बात करूं तो बस सुन लो एक बार कौन कौन से हैं। तो ये है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है चंबा के डांसेस का। अगर किसी ने देखा है मेरा चंबा वाला तो मैंने उसमें बड़े फनी तरीके से पढ़ाया है कि चंबा को कैसे याद रखोगे डांसेस को, कि एक गद्दी इंसान है, मैं भी गद्दी हूँ, एक गद्दी इंसान है तो वो चंबा से गुजर रहा है। और तो यहाँ का जो डांस का नाम है, देखो कैसे वो हाथ में दीपक लेके जा रहा है, और एक हाथ में दीपक है, एक हाथ में उसके द्राटी है ना, द्राटी जिसको बोलते हैं। फिर द्राटी के बाद उसके पास और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे द्राटी के बाद डांगी भी उसके पास है, और डांगी के बाद उसके पास पैरों में झांझर भी उसने पहनी हुई है, और फिर उसके बाद वो किसी की तरफ जा रहा है, नुआड़ा कर रहा है या फराटी कर रहा है। कहने का मतलब है कि आप देखो, दीपक चंबा का डांस है, द्राटी चंबा का डांस है, देन उसके बाद डांगी चंबा का डांस है, छतराड़ी में होता है ना, झांझर, झांझर चंबा का डांस है। तो ऐसे ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो झांझर, झांकी, हांटर, सिकरी, डांडरास, डांडरास और दीपक और डांगी, ये तीन पूछे जाते हैं, डांडरास, दीपक और डांगी। तो याद रखना, गद्दी के हाथ में आपका दीपक है, डांडरास, और वो डांडिया भी खेल रहा है, कुछ ऐसे याद रख लो। ये आपके चंबा के डांसेस है। एक यहाँ पे लाहौल स्पीति के पूछा जाता है, जैसे शांड और शाबू, है ना, शांड और शाबू जो है, कोई पूछ रहा है मैं भी गद्दी हूँ शांड और शाबू जो है वो आपके लाहौल स्पीति के डांस है, इसको याद रखना, है ना। और छाम डांस, छाम डांस जो है वो भी आपका लाहौल स्पीति का है, ठीक है। सिरमौर में एक डांस पूछा जाता है कि झूरी और बिरसू, तो झूरी और बिरसू जो है वो सिरमौर के डांस है। कुल्लू, कुल्लू में कैसे याद रखोगे, ढीली फेटी, मतलब एक बंदा है और वो बस में ट्रैवल कर रहा है और उसने अपनी जो पेटी होती है ना, मतलब कि सीट बेल्ट, वो ठीक नहीं बांधी है, तो उसको कोई बोलता है कि तेरी जो पेटी है वो ढीली है, तो ढीली पेटी, कुल्लू, कुल्लू की तरफ जा रहा है, कुल्लू का डांस है। बाशरी, कार्थी, खरेट, लूड़ी, लूड़ी पूछा जाता है, लूड़ी डांस कहाँ का है, लूड़ी डांस जो है वो आपका कुल्लू का है। शिमला का बुरा और सीर, तो ये बेसिकली एक बैलेट है, बेसिकली इसको हम अपने सोल्जर्स के लिए याद रखते हैं। तो बुरा और सी जो है वो शिमला का डांस है। लोटा थाली डांस सिरमौर का और शिमला का, घुघटी डांस सिरमौर और शिमला का, ठीक है। ये मैंने सब नोट्स डाले हुए हैं, पीडीएफ डाले हैं, मैं दोबारा डाल देती हूँ अभी, पीडीएफ बना बना के डाले हुए हैं टेलीग्राम में, सब उसको ज्वाइन कर लो। अगर कोई मेरे ग्रुप से है तो प्लीज लिंक भेज दो यार यहाँ पे टेलीग्राम का, कुछ बच्चे बार बार लिंक मांग रहे हैं, तो वो ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद फिर हम नोट्स डाल देते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को मैंने पेंटिंग का, अच्छा एक ये आ गया मैरिज कस्टम, सुनो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज भी करता है ना। मैरिज कस्टम में ना, अब सुनते रहो, यहाँ पे मैंने लिखा है ठीक है, हाँ। तो इसमें ये पूछा जाता है कि रोवरी, धामू और मजोमी क्या है। सुनो दोबारा, रोवरी, धामू और मजूमी क्या है। तो ये क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज रोवरी, धामी एंड मजूमी, तो जवाब आता है मिडलमैन, बचोलिए जिसे हम कहते हैं उसे कहा जाता है मिडलमैन। यानी जब लड़का लड़की की शादी होती है तो बीच में एक बचोलिया होता है जो रिश्ता लगाता है, उस बचोलिए को कहा जाता है रोवरी, धामू और मजोमी, ठीक है, उसको बोलते हैं ये। तो अच्छा दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा इसमें बाटा सट्टा, एचएस में पिछली बार मेंस में 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, व्हाट इज बाटा साटा। तो बाटा साटा बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि किसी के घर से किसी लड़के की शादी हो रही है कहीं पे, तो जिस बहू के घर से, मतलब जिस लड़की के घर से जो भी लड़की है उसके घर से उसके भाई का रिश्ता उसके हस्बैंड की बहन के साथ होगा, मतलब एक्सचेंज है बेसिकली। इससे ये रहता है नंबर 1 कि कुछ लेने देने का सिस्टम नहीं बचता है ना, पहाड़ों में तो यही होता है, बाटा साटा ही होता है। अभी हमारे परिवार में भी और मेरे पापा की फैमिली में भी जो लीनिएज में बाटा साटा ही हुआ है, जैसे बुआ वहां चली गई, वहां से कोई यहाँ आ गया, वो बाटा साटा है ना।
तो उसको याद रखना, ये बाटा साटा क्या है, इट इज एक्सचेंज इन मैरिजेस। अगला सुनो, इसमें है कि कुछ मैरिजेस के टाइप होते हैं, जैसे रीत। रीत बहुत इंपॉर्टेंट है। रीत मैरिज क्या है? रीत मैरिज का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई लेडी, मान लो कोई मैरिड लेडी है, और वो जो लेडी है अगर छोड़ के जाना चाहती है अपने प्रेजेंट हस्बैंड को, तो क्या होगा कि इफ विमेन वांट्स टू लीव हर हस्बैंड, है ना, तो वो आदमी जो है कुछ अमाउंट उससे लेगा, कुछ रीत अमाउंट उससे लेगा, एंड ही विल लेट हर गो। तो बेसिकली रीत मैरिज का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई औरत अपने पति को छोड़ के जाना चाहती है, तो वो जो पति है उस औरत का, वो कुछ अमाउंट जो है वो उससे चार्ज करता है। तो हो सकता है उस लेडी का जो नया हस्बैंड होगा वो उसको कुछ अमाउंट देगा, है ना। एनीवन प्लीज शेयर द टेलीग्राम लिंक यार, कोई शेयर करो, कोई तो होगा उसमें से, ग्रुप में से, है। हाँ, सो रीत इज अ टोकन मैरिज कह लो, या दूसरी जगह शादी करने का एक पॉइंट है, रीत है, उसको रीत कहा जाता है। आगे सुनो, झांझरिया क्या है? तो झंझराड़ा है बेसिकली, झंझराड़ा। तो झंझराड़ा क्या है? तो झंझराड़ा का सिंपल सा मतलब है, झंझराड़ा इज अ टाइप ऑफ अ मैरिज जहां पे 7 फेरे नहीं होते, ठीक है, 7 फेरे नहीं होता, दैट इज योर झंझराड़ा टाइप ऑफ मैरिज, ठीक है। झिंडफुक क्या होता है? ये भी सुना होगा आप लोगों ने। झिंडफुक क्या होता है? झिंडफुक आपका ट्राइब्स में होता है, और झिंडफुक का मतलब है ऐसी शादी जहां पे बच्चे अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं लेते। तो झांझरा जो कि आपका टाइप ऑफ मैरिज है, झांझरा या गद्दर, उसका मतलब है नो 7 फेरे। और झिंड फुक का मतलब है कि पेरेंट्स की परमिशन नहीं चाहिए, तो पेरेंट्स बोलते हैं ना, जो मतलब फुको अपना दिमाग, जो करना है करो। तो झिंड फुक का मतलब है नो पेरेंट्स परमिशन इज टेकन। आगे सुनो, दरोश और दुबदुब। मैं किन्नौर से हूँ, मेरे मम्मी किन्नौर से हैं, तो आप लोगों को मैं बताती हूँ, वहां पे ये दरोश और दुबदुब मैरिज होती है, और कैसी होती है किन्नौर में। किन्नौर में क्या होता है कि जैसे कुछ फेस्टिवल होता है, तो अगर कोई मेल को कोई फीमेल पसंद आ जाती है, तो वो उसको जबरदस्ती खींच के अपने घर के अंदर लेके जाता है, और अगर वो चली जाती है, और अगर वो सक्षम होता है उसे खींचने में, तो अगर वो भी रिवोल्ट नहीं करती, तो उनकी शादी हो जाती है। तो इसे कहा जाता है दरोश और दुबदुब। दरोश का मतलब होता है जबरदस्ती, तो दरोश और दुबदुब। हाँ कमल, मैं पार्शली मैं किन्नौर से भी हूँ, मेरी मदर किन्नौर से है, तो वहां पे है ये दरोश और जो दुबदुब है, यानी जबरदस्ती की शादी, या वो बेसिकली उसको फीमेल इज ड्रैग्ड बाय दी मेल हु इज इंटरेस्टेड इन हर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सुनो, दाम चालशिश। दाम चालशिश, दाम चालशिश का सिंपल सा मतलब है कि जब लवर्स भाग जाते हैं, तो उसे कहा जाता है दाम चालशिश, ठीक है। ये एक प्रकार की झिंडफुक मैरिज ही होगी, क्यों? क्योंकि अगर दाम चालशिश जो कि किन्नौर की शादी है, अगर अगर आप भाग के शादी कर रहे हैं, वेयर द लवर्स आर इलोपिंग, ऑफ कोर्स दे डोंट नीड परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो वो दाम चालशिश और झिंडफुक एक प्रकार की शादी हो गई, है ना। अगला सुनो, हरी दुबदुब। एक है आपका ना, ऊपर मैंने आपको बताया था दरोश या दबदब, एक है हरी दुबदुब। हरी दुबदुब का मतलब है कि बॉय किडनैप कर लेता है, ठीक है, बॉय किडनैप कर लेता है। इनफैक्ट अगर उसको लगता है कोई मैरिड औरत भी है, तो भी उसको भगा के ले जाता है। तो ये भी आपकी हरी दुबदुब हो जाती है, वे, ठीक है ना। उसके बाद विडो रीमैरिज कौन कौन सी है देखो, तो हिमाचल में विडो रीमैरिज में कैसा आ जाता है, किन्नौर लाहौल स्पीति में करेवा, झांझरा, झाझरा, टोपीलानी, ये सारे के सारे जो है वो विडो रीमैरिज स्टाइल है, ठीक है। करेवा, झांझरा, झझरा, ये सारी विडो रीमैरिज है, इसको याद रखना। ये देखो, हाँ ये है, लाहौल स्पीति में ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। नंबर 1 कि ता भागस्तों क्या है? तो ता, टी ए, ता भागस्तों का मतलब है अरेंज मैरिजेस इन लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में ता भागस्तों का मतलब है अरेंज मैरिज। फिर उसके बाद कुमई भागस्तों, कुमई का मतलब है भाग जाना, तो कुमई भागस्तों का मतलब है भाग कर शादी करना, जब हम इलोप कर देते हैं। तो ता भागस्तों का मतलब है जब शादी अरेंज होती है, कुमई भागस्तों का मतलब है कि इलोप्ड, भाग गए वो। और कुवांची ब्याह का क्या मतलब है? कुवांची ब्याह का मतलब है कि जो डाइवर्स्ड मैन, जो एक डाइवोर्स्ड मैन होगा, वो किसी और लड़की से शादी जब करेगा, तो उसको बोला जाएगा कुवांची ब्याह, ठीक है। ये 3 प्रकार के आपके आ जाते हैं। प्लीज कोई ये लिंक ही डाल दो ना टेलीग्राम का, कोई तो होगा वहां से, टेलीग्राम का लिंक ही डाल दो यहाँ पे, एनीवन।
एक मैंने आपको वो करवाना था पेंटिंग, ये है पेंटिंग। कोई नहीं है, कोई नहीं ग्रुप में से जो यहाँ पे लिंक डाल दे। सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये है कि कई बार क्या होता है कि सुना हुआ भी ना याद रह जाता है, बस माँ की करना होता है फिर। ठीक है, पेंटिंग्स कर लेते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस मैं ले लूंगी। चलो सुनो, अब पेंटिंग्स का सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो ये आया है कि कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है उसका लीड पर्सन कौन है, या पूछेंगे दैट हु इज द प्रोमिनेंट फिगर व्हेन इट कम्स टू कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का जो एक प्रोमिनेंट फिगर है उनका नाम है A.K. कुमार स्वामी। तो A.K. कुमार स्वामी इज द पर्सन जो कि कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के आपके लीडिंग पर्सन है। पेंटिंग क्योंकि मेरी हॉबी थी, अपनी हॉबी भी याद रख लेना, तुम्हारी हॉबी क्या है वो इम्पोर्टेंट है। आगे सुनो, यहाँ पे एक यहाँ पे आ जाता है कि जो अनिरुद्ध चंद थे जो कि कांगड़ा के राजा हुए हैं, अनिरुद्ध चंद ऑफ कांगड़ा। तो इनके पास भी एक बंदा था जिनका नाम था गीत गोविंद। गीत गोविंद जिसने हिस्ट्री पढ़ी है उसने थोड़ा बहुत सुना होगा। गीत गोविंद जो है वो गीत गोविंद जो है वो जयदेव ने लिखी है। गीत गोविंद इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट, और गीत गोविंद जो है इट इज रिटन बाय जयदेव। जयदेव ने बहुत कुछ लिखा है, जैसे गीत गोविंद लिखी है, रागमाला लिखी है, भगवत पुराण लिखा है, बिहारी सतसई लिखा है। तो ये जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद। तो ये आप याद रख सकते हैं कि ये जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत है काफी हद तक वो आपका तहरी गढ़वाल रीजन से थे, उसके बाद अनिरुद्ध चंद थे, और फिर जयदेव ने काफी कुछ लिखा जैसे गीत गोविंद, रागमाला, भगवत पुराण, बिहार सतसई, रसिक प्रिया जो है वो केशव दास ने लिखी है, कुछ लीडिंग थे। उसके बाद तीसरा अगर मैं बात करूं तो कांगड़ा पेंटिंग्स जो है ये जेनिथ पे किस बंदे के समय पहुंची, ये भी पूछा जाता है। किस व्यक्ति के समय जो कांगड़ा पेंटिंग है वो जेनिथ पे पहुंची, और जो कांगड़ा पेंटिंग है उसके बारे में जो लिखा गया है, लिटरेचर लिखा गया है, वो बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, संसार चंद के समय पहुंची है। कांगड़ा पेंटिंग के बारे में सबसे ज्यादा लिटरेचर लिखा है वो लिखा है WC आर्चर ने, इसको भी याद रखना। ठीक है, WC आर्चर ने लिखा है, और संसार चंद के समय जेनिथ पे पहुंची थी। एक और बात इसमें याद रखना कि जो बर्थ प्लेस कहा जाता है ना कांगड़ा पेंटिंग का, वो गुलेर है। गुलेर जो आज की डेट में गुलेर आप सबको पता है, गुलेर हरिपुर में जब वहां वीडियो थी तो हमारे एरिया पड़ता था। तो जो गुलेर है वो बर्थ प्लेस ऑफ कांगड़ा पेंटिंग कहा जाता है, और उस समय जो राजा हुआ करता था वो थे वहां पे गोवर्धन। तो गोवर्धन चंद हुआ करते थे, तो उनके समय में कांगड़ा पेंटिंग्स का जो है आप बोल सकते हैं जन्म हुआ है। प्रेजेंट डे कांगड़ा पेंटिंग का 18th सेंचुरी में गोवर्धन चंद गुलेर में, ये बर्थ प्लेस है कांगड़ा का। ठीक है, आगे सुनो, आगे वहां पे दलीप सिंह आए। दलीप सिंह भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, और कश्मीरी पेंटर्स बहुत आए दलीप सिंह के समय में यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बशोली पेंटिंग चंबा की पेंटिंग है, वन ऑफ द मोस्ट सबसे पुरानी पेंटिंग जो है वो आपकी बशोली पेंटिंग है। और बशोली में काफी हद तक बशोली में काफी हद तक जम्मू का जो एक वो आता है, आप बोल सकते हैं कि जम्मू की पेंटिंग्स का एक आपको चीजें नजर आती है। और यहाँ पे राजा पृथ्वी सिंह थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे इस समय, चंबा में राजा पृथ्वी सिंह थे, तो वहां पे आपकी बशोली पेंटिंग का माना जाता है, जन्म माना जाता है। और बशोली पेंटिंग अगर राजा पृथ्वी सिंह के समय पैदा हुई तो आप बोल सकते हैं कि राजा उदय सिंह के समय वो अपने जेनिथ पे थी। तो जैसे आपने कहा ना कांगड़ा पेंटिंग जो है जेनिथ संसार चंद के समय थी, वैसे ही यहाँ पे उदय सिंह के समय बशोली पेंटिंग जो थी वो अपने चरम सीमा पे थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उमेद सिंह, तो ये एक थे उदय, एक है उमेद सिंह। उमेद सिंह के समय जो थी वो आपकी जो पेंटिंग थी वो जेनिथ में थी, चंबा में, ये भी आप याद रख सकते हैं। बशोली स्टाइल जो है वो कुछ आपका चंबा में भी है तो कुछ आपका अर्की में भी है ना, तो अर्की पेंटिंग में भी है। तो जो आपके मेहरचंद थे या भूपचंद थे इन समय यहाँ पे इंपॉर्टेंट रही है। अगर मैं बात करूं तो नूरपुर में पृथ्वी सिंह के समय जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मंडी में मैं बात करूं तो ईश्वरी सेन के बारे में सबको पता है, तो ईश्वरी सेन के समय मंडी में पेंटिंग काफी अच्छी रही।
और ये भी बोला जाता है मंडी में जब ईश्वर सेन थे तो वहां पे बहुत फेमस पेंटर था, उस पेंटर का क्या नाम है? उस पेंटर का नाम है गुलेर बख्श पेंटर। गुलेर बख्श जो थे वो ईश्वरी सेन मंडी के समय प्रेजेंट थे। बिलासपुर में देवी चंद के समय बहुत इंपॉर्टेंट था। मानक जो कि आपका गुलेर में था, उसके समय वहां पे दलीप सिंह और नैनसुख नाम के पेंटर्स जो थे वो गुलेर में प्रेजेंट थे। उसके बाद अगर मैं नैनसुख के बारे में बात करूं, देखो नैनसुख बहुत आता है, नैनसुख के बारे में बात करूं तो नैनसुख के बेटे जो थे आगे, उन्होंने भी काफी अच्छी पेंटिंग्स जो हैं वो की हैं। तो नैनसुख ने क्या क्या बनाया, जैसे नैनसुख के समय अगर मैं बात करूं तो जैसे नैनसुख के आगे बेटे हुए हैं कौन कौन? निक्का पेंटर का सबने नाम सुना है, तो वो नैनसुख का बेटा था। फिर उसके बाद नैनसुख का बेटा था कामा, रांझा, निक्का और गढ़ू। तो जो कामा था वो गुलेर के पास चला गया, राजा गुलेर के पास चला गया। रांझा जो था वो राजा अमृतपाल के पास चला गया। निक्का पेंटर जो था वो चंबा चला गया, और राज सिंह के समय जो था वो निक्का पेंटर था। और जो गौड़ू था वो आपका महाराजा संसार चंद के समय जो था वो प्रेजेंट था। अगर मैं कांगड़ा पेंटिंग के बारे में बात करूं तो लश ग्रीन पेंटिंग है, फ्लूइड उसमें यूज होते हैं, नेचुरल पेंटिंग है, ठीक है, और कृष्ण रासलीला और ये सब जो है इसी का पार्ट आते हैं। और महाराजा संसार चंद जो कि जेनिथ माना जाता है 1765 से लेके 1823 तक, वो माना जाता है कि सबसे बढ़िया था। जो आपका गुलेर में थे आपके दलीप, दलीप के बाद अगर मैं बात करूं तो नैनसुख, नैनसुख मैंने आपको बता दिया। नैनसुख की वजह से कांगड़ा पेंटिंग में मुगल एलिमेंट्स आए थे, और महाराजा संसार चंद के समय अगर मैं बात करूं तो जेनिथ पे थी आपकी कांगड़ा पेंटिंग। रोरिक आर्ट गैलरी आप सभी को पता है, मैं नगर में रह रही हूँ अभी, हम लोगों को मौका मिला, आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू मीट द रशियन एम्बेसडर टू इंडिया। तो वो निकोलस रोरिक के लिए आए थे, और यहाँ पे निकोलस रोरिक ने ही हिमालयन रोरिक इंस्टीट्यूट जो है वो इसकी फाउंडेशन रखी 1928 में। और बड़ा सुंदर है नगर आर्ट गैलरी, अगर आप कभी आएंगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो निकोलस रोरिक का जो जन्म स्थान है वो नहीं है, वो तो जन्म स्थान तो रशिया है, लेकिन 1928 में आके उन्होंने यहाँ पे बस गए, तो उनका घर जो है पूरा का पूरा वो एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है, तो इसको याद रखना। तो एक आपको मैं बात करूं तो नोरा रिचर्ड्स भी थे, आपने सुना होगा, नोरा रिचर्ड्स कॉल्ड शोभा सिंह एज मूविंग धौलाधार। एक क्वेश्चन आता है कि शोभा सिंह आप लोगों ने देखा होगा, शोभा सिंह की भी जो पेंटिंग्स है वो आपके अंद्रेटा में है, कांगड़ा में, और वहां पे उन्होंने कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई है? तो शोभा सिंह ने बनाई है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एक है हर ग्रेस गद्दन। आप लोगों ने पेंटिंग देखी होगी बहुत जगह, एक गद्दन है, उसके पीठ पीठ पे बेसिकली कंबल है, और हाथ में उसके मेमना है, बच्चा है। तो ये शोभा सिंह की कुछ वन ऑफ द फेमस पेंटिंग्स है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। हर ग्रेस गद्दन, गद्दन की पेंटिंग। हीर रांझा, हीर रांझा सबसे फेमस पेंटिंग है इनकी, शोभा सिंह की। देन कांगड़ा ब्राइड, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग्स है। हीर रांझा, कांगड़ा ब्राइड, सोनी सबरंग, सिख गुरु के पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को पीछे भी कहा था कि नैनसुख के आगे बच्चे हुए थे, काम, राजा, निक्का और गौड़ू। इसमें से जो नैनसुख थे वो आपको मैंने बता दिया था, वो बशोली आर्ट में उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और एक यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बशोली आर्ट को प्रोमिनेंस किस राजा के समय मिली? तो बशोली आर्ट को जो प्रोमिनेंस मिली वो मिली आपके कृपाल, तो कृपाल पाल के समय जो है वो बशोली आर्ट को प्रोमिनेंस मिली थी, इसको याद रखना। जैसे मैंने कहा कि शोभा सिंह की कौन कौन सी पेंटिंग्स है, हीर रांझा, सोनी महिवाल, कांगड़ा ब्राइड, हर ग्रेस द गद्दन, वैसे ही अमृता शेरगिल की भी कुछ पेंटिंग्स है। अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स कौन कौन सी आती है? 3 आती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर 1 ब्लैक न्यूड, नंबर 2 स्टेटस्टा, और तीसरी है आपकी हिलमैन। तो ये 3 पेंटिंग्स है जो आपकी अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स है, ब्लैक न्यूड, स्टेटस्टा और हिलमैन, ये 3 पेंटिंग है, ठीक है। गुलेर पेंटिंग में ना और कांगड़ा पेंटिंग में क्या फर्क है? गुलेर पेंटिंग में बेसिकली एक लेडी की सुंदरता को बताया जाता है। अगर आप गुलेर पेंटिंग देखेंगे, मुझे गुलेर पेंटिंग गिफ्ट करी थी जब मैं वहां पे गई थी गुलेर में, तो फोर्ट है वहां पे, गुलेर फोर्ट है, तो वहां पे अगर आप बात करेंगे, तीसरी हिलमैन है, हिलमैन है ना, ब्लैक न्यूड, स्टेटस्टा और हिलमैन, हिलमैन, हाँ, सेस्टा है, क्या है ये देखो यार, इसको सेस्टा है, ये सेस्टा और हिलमैन है ना। तो मैं ये कह रही थी गुलेर पेंटिंग कांगड़ा पेंटिंग में क्या फर्क है, कि जो गुलेर पेंटिंग है उसमें ब्यूटी एंड चार्म ऑफ अ वुमन दिखाया जाता है, कि भाई वो कितनी सुंदर है, उसकी आंखें कितनी सुंदर है, उसका गला कितना सुंदर है, उसके बाल कितने सुंदर है, वगैरह वगैरह, गुलेर पेंटिंग में।
कांगड़ा पेंटिंग में रिलीजियस थीम ज्यादा थी, जैसे राधा कृष्ण की थीम है, या लश ग्रीन पेंटिंग, अगर राजा रानी अगर वेट भी कर रहे हैं, बैठे भी हुए लेटे भी हुए हैं, तो आप फॉरेस्ट देखेंगे, जंगल इतना सुंदर है, तो वो कांगड़ा स्कूल में आपको दिखाई देता है। गुलेर के राजा गोवर्धन चंद जो है उनके समय नैनसुख पेंटर थे, इसको याद रखना। और पेंटिंग में तो मुझे इतना ही लगा। एक लास्ट बुक्स है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं पिछले मुझे लग रहा है 1 घंटे से बोल रही हूँ, 1 घंटे से भी ज्यादा से मैं कॉन्टिन्यूसली बोल रही हूँ। एक लास्ट बुक्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बंद करते हैं। आप लोगों ने सुबह टाइमली उठना भी है ना। बुक्स का सुन लो। बुक्स में एक जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो ये है, नंबर 1 कि एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट किसने किताब लिखी है। एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट जो है वो आपकी जेपी वोगल ने लिखी है, इसको याद रखना। जेपी वोगल ने एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट लिखी है, नंबर 1। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो ये लगा, बिलासपुर की कहानी किसने लिखी है। बिलासपुर की कहानी लिखी है अक्षर सिंह ने, ठीक है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये किसने लिखी है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ये राजा आनंद चंद ने लिखी है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राजा आनंद चंद। बुद्धिस्ट आर्ट एंड एंटिक्विटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट तो वोगल, एंड बुद्धिस्ट आर्ट एंड एंटिक्विटीज आएगा तो ओसी हांडा। शिमला देन एंड नाउ ये लिखी है विपिन पबी ने, विपिन ने लिखी है, सिंपल विपिन याद रखो। शिमला देन एंड नाउ। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट ये भी बहुत बार आया है, शिमला पास्ट और प्रेजेंट जो है वो एडवर्ड बक ने लिखी है। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट एडवर्ड बक। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राजा आनंद चंद, ठीक है। अगला सुनो, प्राचीन हिमाचल किसने लिखी है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। प्राचीन हिमाचल जो है वो एल पांडे ने लिखी है, एल पांडे। प्राचीन हिमाचल एल पांडे ने लिखी है। प्राचीन हिमालयन कुलुट देश जो है वो लालचंद पार्थी ने लिखी है, यहाँ के बहुत फेमस पर्सनालिटी है लालचंद पार्थी। और ये आ जाता है प्राचीन हिमालयन और कुलुट देश जो है वो लालचंद पार्थी ने लिखी है। प्राचीन हिमालय एल पांडे ने लिखी है। नहीं, लेटेस्ट बुक्स नहीं आती हैं इसमें, ये हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहते हैं। एब्सोल्युटली किसी भी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं हिमाचल में। आगे सुनो, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स किसने लिखी है। तो हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स जो है वो हचिसन ने लिखी है, हचिसन और वोगल ने लिखी है। तो हचिसन और वोगल ने लिखी है आपकी। हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा एंड कुल्लू किसने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा एंड कुल्लू हचिसन ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे चीड़ों पे चांदनी किसने लिखी है। अंतिम आरण्य, चीड़ों पे चांदनी और ढलते हुए। तो अंतिम आरण्य, चीड़ों पे चांदनी किसने लिखी है, ये लिखी है आपके निर्मल ने। मुझे इनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा, पर निर्मल ने लिखी है इनकी, इंपॉर्टेंट है ये भी आया हुआ है ना। जैसे क्वेश्चन है कि तिब्बती जो थे वो लहुलीज को क्या बोलते थे, है ना। जो तिब्बती थे वो लहुलीज को मौन कहते थे, मौन, MON। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि तिब्बती जो थे वो लहुलीज को क्या बोलते थे। जो तिब्बती थे वो लहुलीज को मौन कहते थे, MON, ठीक है। एक ये था, बाकी हाँ एक ये है, जैसे कि जो मानछद है, मानछद भी आपके एक ये आगे। ये मानछद जो होते हैं वो 75% जो होते हैं वो किन्नौरी होते हैं, इसको याद रखना, है ना। तो एक किन्नौर से संबंधित एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक तो किन्नौर क्या था वो, कि जो किन्नौर के लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो जो किन्नौर के लोग होते हैं उन्हें अश्वमुखी कहा जाता है ना। मीन्स दे हैव फेस लाइक हॉर्सेस, ये अश्वमुखी कहा जाता है, इसको भी याद रखना। और किन्नौर देश की कहानियां कुछ ये है, ये राहुल संकृतियां हैं, उन्होंने लिखी हुई है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। जो मलाना के लोग हैं, जो कि कुल्लू के लोग हैं, अभी मैं मिलने जाऊंगी कुछ समय में, मलाना जाऊंगी मैं, तो मलाना के लोगों से मिलने जाऊंगी। तो मलाना की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है। तो मलाना की जो भाषा है वो है कनाशी भाषा, इसको याद रखना। कुमारसेन, कोटगढ़ और रामपुर में कोची भाषा बोली जाती है,
है ना। हाँ, किन्नर देश की कहानियां जो है वो आपकी राहुल संकृतिया ने लिखी है। कुमारसेन, कोटगढ़ और रामपुर, कुमारसेन, कोटगढ़ और रामपुर जो है यहाँ पे कोची भाषा बोली जाती है। जुब्बल, कोटखाई और रोडू यहाँ पे बारबरी भाषा बोली जाती है। बारबरी, ये क्वेश्चन आए हुए हैं तब बता रही हूँ मैं आप लोगों को, है ना। लाहौल में मुंडा, मुंडा लैंग्वेज है वहां पे। तिनान और बुहान, तिनान और बुहान जो है वो चंद्राभागा के लोग जो है वो वहां पे बोलते हैं, है ना। पुनान लैंग्वेज, पुनान लैंग्वेज जो है वो लाहौल स्पीति के लोग बोलते हैं। जारदंग, गुमरंग, गारा वैली और जो मंछाद है जो कि 75% किन्नौरी है, वो लोग टांडी और घोषाल एरिया में ये भाषा बोली जाती है, ठीक है। हमस्कद, हमस्कद या मिल्चान जो है वो कहाँ की भाषा है, तो हमस्कद और मिल्चान जो है वो किन्नर की भाषा है, किन्नौर की भाषा है ना। और जो यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट था, न्यूमिस्मैटिक्स हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश किसने लिखी है, न्यूमिस्मैटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश MS गिल ने लिखी है। दोबारा क्वेश्चन आ गया, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश किताब किसने लिखी है, तो बुद्धिस्ट, जब भी शब्द आएगा बुद्धिस्ट आर्ट, एंटिक्विटी, मोनेस्ट्री, वो सारा का सारा ओसी हांडा ने ही लिखा है। चिड़ों पे चांदनी किसने लिखा है, निर्मल वर्मा ने, याद रखना इसको। अंतिम अरण्य और शताब्दी के ढलते वर्ष, ये किसने लिखी है, ये निर्मल वर्मा ने ही लिखी है। परमार साहब ने कौन सी किताब लिखी है, परमार साहब ने किताब लिखी है हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज। परमार साहब ने कौन सी किताब लिखी है, हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज, याद रखना है इसको। एडवर्ड बक ने क्या लिखी है, शिमला पास्ट और प्रेजेंट लिखी है ना। चंद्रधार, चंद्रधार गुलेरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रधार गुलेरी ने लिखी थी, उसने कहा था, तो ये क्वेश्चन देख लो, दो आ गए हिंदी लिटरेचर, एक आ गया। हाँ, परमार साहब ने दो किताबें इंपॉर्टेंट लिखी है, नंबर 1 पॉलीएंड्री इन हिमालय, और परमार साहब ने दूसरी किताब लिखी है हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज। दूसरी बात, उसने कहा था, चंद्रधार गुलेरी ने लिखी है, उसने कहा था चंद्रधार गुलेरी। चिड़ों पे चांदनी, अंतिम आरण्य और शताब्दी के ढलते वर्षम, ये लिखे थे निर्मल वर्मा ने, ठीक है जी। मेरे हिसाब से तो बस हो गया, ये सर्वे वगैरह ही चल पड़ा है, तो इतना ही था मेरी तरफ से जो हो सकता था। बाकी इस वीडियो को जिसने लेट ज्वाइन किया है उसको एक बार देख लेना, क्योंकि इसमें अब बस टू द पॉइंट ही बातें की गई है, इसमें कोई फिजूल बातें नहीं है इस लेक्चर में। एंड क्वेश्चंस ले लेती हूँ, अब टाइमली आप लोग खाना पीना खाओ और सो जाओ। और लास्ट में रिवाइज मैं यही बोलूँगी, जो मेरा लेक्चर है अभी का उसको एक बार देख लेना, और सर्वे बजट किसी ने नहीं किया है तो उसको एक बार नज़र मार लेना। और बस ठंडे दिमाग से जाओ, सुबह सूर्य को जल दे के जाना, और अपने इष्ट देवता को याद करना, और भगवान को थैंक यू बोलना कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है। और कल हम एग्जाम फिर आप लोगों का शाम को आके डिस्कस करते हैं कैसा गया। CSAT के लिए मेरे पास वही है आप लोगों को बताने के लिए। देखो, CSAT के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी, करना कैसे है। जिसका तो मैथ्स अच्छा है वो तो करे, लेकिन जिसका मैथ्स ठीक नहीं है वो हमेशा नंबर 1 पे, मैंने कल भी कहा था, इंग्लिश करे। इंग्लिश आप लोगों से हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आप लोग रीजनिंग करना, और लास्ट में मैथ्स करना। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 100 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, सिविल सर्विसेज में 80 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 100 आते हैं, तो अपना अटेम्प्ट जो है वो 70 प्लस रखना और बढ़िया करना, डरना नहीं है किसी भी बात से। सुबह की टेंशन को शाम को मत लेके जाना, या शाम की टेंशन को, CSAT की टेंशन अगर तुम GS में लाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, मत करना ऐसे। तो जो टेंशन है उसको GS में रहने दो, और उसमें CSAT को CSAT में रहने दो, ठीक है। फिर हम कल शाम को डिस्कस करते हैं इसको, कल शाम को या परसों पेपर को डिस्कस करते हैं। और परेशान नहीं होना है, कोई बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली सचिन, सब कुछ पॉसिबल है, हम सब कुछ कर सकते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है। जब हम तैयारी करते हैं ना तो हर बच्चा बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन जब एक बार वो तैयारी करता है तो बड़ा कॉन्फिडेंस देती है ये तैयारी। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि एक बार हमें तैयारी ज़रूर करनी चाहिए सिविल सर्विसेज की, या प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए, हम लोगों को थोड़ा सा ग्रिल करती है। टेलीग्राम का मैं आप लोगों को इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक डाल रही हूँ, उसको ज्वाइन करो, और मैं अभी जितने भी PDF से डाल देती हूँ, जिसने जो पढ़ना है वो एक बार उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो CSAT में क्वालिफाइंग मार्क्स 33% ही होते हैं, तो तुम देख लो तुम्हारा 33% कितना बनता है।
बाकी टेंशन नहीं लेनी, नेगेटिव मार्किंग एब्सोल्युटली होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ आप लोगों को अटेम्प्ट करना भी आना चाहिए। इतनी एनर्जी तो मुझे भी नहीं पता आज इतनी एनर्जी कहाँ से है, बट मुझे ऐसा लग रहा है यार तुम लोगों का पेपर है कल, तो मैं कैसे ना लाइव आऊँ और कैसे ना वीडियो बनाऊँ, मैं थोड़ी सी ऑक्यूपाइड थी। तो अभी मेरे पास हल्का सा समय लगा, तो क्योंकि डिनर थोड़ा जल्दी बन गया था, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर कर लूं। और आज लगभग 500 टच कर गए थे, 500 बच्चे लाइव थे आज मेरे साथ, बड़ी खुशी की बात है। नायब तहसीलदार का एग्जाम जो है वो 30 तारीख को है, तो कल का पेपर दे दो, उसके बाद नायब तहसीलदार की तैयारी करते हैं। अब हम तैयारी पता कैसे करेंगे, अब हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके बताऊंगी, नायब तहसीलदार के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे और बताऊंगी पेपर सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, और कहाँ से आ रहा है ये भी। तो ठीक है, बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, एंड भरोसा रखो, हम लोग सब जुड़े हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है मैम, इस पेंटिंग को फ्रेम करवा दो। हाँ, ये मैंने ही बनाई है पेंटिंग ये पेंटिंग मैंने ही बनाई है। सो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, टाइमली निकल जाना, सुबह अपना एडमिट कार्ड लेके जाना, पानी की बोतल लेके जाना, घड़ी लेके जाना, है ना। नहीं प्रवीण, कोई कुक नहीं है, मैं खुद ही बनाती हूँ अपना खाना, खुद ही कपड़े धोते हैं हम, खुद ही सफाई झाड़ू पोछा सब खुद करते हैं, तो इससे थोड़ा हम भी स्वस्थ रहते हैं और मेंटली फिट रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई तो ओंटारियो से भी जुड़े हैं, हाँ। चलिए, आप सभी को नमस्कार और बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।